मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को देखें। इसके पहले के चर्चा में तुलनात्मक राजनीति का एक समग्र रूप आपके सामने पेश किया गया। इसका विकास किस प्रकार से हुआ यह भी आपको बताया गया। आज तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करते हैं। हम द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक इसे अनेक नामों से पुकारा करते थे, जैसे तुलनात्मक शासन, मतलब विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करना। शासन व्यवस्था मतलब कि सरकारों का अध्ययन करना कि इन देशों में किस प्रकार से शासन कार्य संपादित होता है। इसे तुलनात्मक संविधान का भी नाम दिया जाता था। तुलनात्मक संविधान का मतलब विभिन्न देशों की संविधानों का अध्ययन करना। इसे तुलनात्मक संस्थाएं भी कहा जाता था। विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। लेकिन इस समय इस विषय को तुलनात्मक राजनीति के नाम से संबोधित किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति इन तीनों चीजों से आगे है। इन तीनों चीजों को मिला भी दिया जाए तो वह तुलनात्मक राजनीति की तुलना में छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। क्योंकि राजनीति शब्द में उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्ष आ जाते हैं। इसमें प्रभावित और प्रभावक दोनों का अध्ययन किया जाता है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से। जरा गौर करिए, आपने एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा या टेबल पे आपने ठोका, टेबल को आपने ठोका, तो टेबल या उस व्यक्ति को यदि दर्द हुआ है तो आपके हाथ को भी दर्द हुआ होगा। तो एक प्रभावित है, एक प्रभावक है, दूसरा पीड़ित है। इसी प्रकार से तुलनात्मक राजनीति में प्रभावक और प्रभावित दोनों का अध्ययन किया जाता है। केवल सरकारों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु सरकार के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु उन संस्थाओं के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर फिर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि भारत में एक संसद है जिसके 2 सदन हैं। इसमें इतने इतने सदस्यों की संख्या है। इस ढंग से सदस्यों का निर्वाचन होता है। वर्ष में इतने अधिवेशन होते हैं, इतने तमाम प्रकार से हम पढ़ते हैं। कानून बनाने की पद्धति पढ़ते हैं, बजट पास करने की पद्धति पढ़ते हैं। सदस्यों के वाद विवाद और बहस पर हम सैद्धांतिक रूप से पूरी पुस्तक में पढ़ लेते हैं और हमको बहुत अधिक खुशी होती है कि संसद में ऐसा भी होता है। इतना बढ़िया हमारी संसद है, या यहाँ पर इस प्रकार से वाद विवाद होता है, फिर प्रश्नोत्तर होता है। तमाम प्रकार से हम अपने मन में एक विशिष्ट स्थान इस चीज को देते हैं, बना लेते हैं। एक अच्छी सी धारणा हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है। लेकिन जब हम आजकल टेलीविजन के द्वारा इन संसद की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण को देखते हैं तो हम पर क्या बीतती होगी, एक बौद्धिक व्यक्ति ही इसे अच्छी तरह से अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है कि पूरे के पूरे सत्र केवल अड़ंगा लगाने के कारण, हंगामों के कारण स्थगित हो जाता है। एक ढीला भी काम नहीं होता। तो केवल यदि हम सैद्धांतिक अध्ययन को लेकर के आगे बढ़ें तो हमारा अध्ययन पूरा नहीं हो सकता, अपितु उसका व्यावहारिक अध्ययन भी, अनुभविक अध्ययन भी होना चाहिए। और तब जाकर के जब आप निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो आपका निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों पर आधारित होगा। केवल मूल्यों के आधार पर अध्ययन करेंगे, आपका अध्ययन आधा अधूरा रहेगा। आपको तथ्यों के आधार पर भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके अध्ययन की सार्थकता होगी। और व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान में आने के बाद इस प्रकार से तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पहले किसी देश में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती थी तो यह माना जाता था कि उस देश की शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है।
भले ही लोकतंत्र कोई काम करे चाहे ना करे, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र है तो आपके 100 खून माफ हैं। लेकिन मान लीजिए यदि आपने गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया तो आप बड़े से बड़ा काम करिए, अच्छा से अच्छा काम करिए, लेकिन आपकी कोई गणना नहीं होती थी। दुनिया के विकसित देशों में, दुनिया के अच्छे राष्ट्रों में आपकी गणना नहीं होती थी, क्योंकि आपकी व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक थी। जरा गौर करिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चीन में साम्यवादी व्यवस्था है। प्रश्न ये उठता है कि यदि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, अनियमितता है, कालाबाजारी है, चोरी है, डकैती है, तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, और आज तक हम देखिएगा कि आम जनता को पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। ये लोकतंत्र है। और दूसरी तरफ चीन को देखिए, चीन ने साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करके तानाशाह को स्वीकार कर लिया है, लेकिन तानाशाही या साम्यवादी व्यवस्था के चलते हुए चीन आज दुनिया का एक ऐसा विकसित राष्ट्र बन चुका है जो अपने हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि चीन की साम्यवादी व्यवस्था है, चीन की साम्यवादी व्यवस्था अच्छी है, यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर के बड़े से बड़े अपराधी भी राजनीति में भाग लेते हैं और आप पर शासन करते हैं। कौन सी व्यवस्था अच्छी है? लक्ष्य प्राप्त करना, जनता के कल्याण के लिए काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक पश्चिमी देश सोवियत संघ की चीन की इसलिए आलोचना करते थे क्योंकि सोवियत संघ में या साम्यवादी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन यदि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी आम जनता को भूखमरी से बचाती है, लोगों को रोजगार देती है, लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है। हमेशा लोकतंत्र का होना देश के विकास का परिचायक नहीं होता। देश को विकसित देशों के श्रेणी में रखना है तो आपको लोकतंत्र में भी कठोर निर्णय करना पड़ता है। पिछले 70 साल के भारत के इतिहास को देख लीजिए कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती रही। लेकिन चीन हमसे बाद में भी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करके आज दुनिया का किस प्रकार से लीडर बन गया है। उसकी पैठ यहां तक आ चुकी है कि वह आपके बेडरूम और ड्राइंग रूम तक भी पहुंच चुका है, आपके किचन तक पहुंच चुका है, आगे पूजा कक्ष तक भी पहुंच चुका है। तो एक तरफ चीन का विकास है, दूसरी तरफ भारत का विकास है। तो हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हर चीज की कसौटी नहीं हो सकती, हर चीज को लोकतंत्र के पैमाने पर भी कसा नहीं जा सकता। तुलनात्मक राजनीति विषय के, तथ्यों के, घटनाओं के, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार से अध्ययन पर जोर देता है। इसको परिभाषित करें, फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही अध्ययन नहीं होता। सरकार के कई रूप होते हैं, लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, संघात्मक है, एकात्मक है, निरंकुश तंत्र है, कुलीन तंत्र है, अनेक प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है, साम्यवादी व्यवस्था है। तो सरकार के विभिन्न रूपों का ही अध्ययन नहीं होता, अपितु विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और संबंधित राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक संस्थाओं को भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। देखिए इसमें कितने शब्द आ गए। एक विभिन्न राजनीतिक प्रक्रिया, हर देश में अलग अलग राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है, राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं। तो विभिन्न देशों के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। और फिर संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं, पूरे देश में यदि राजनीतिक संस्थाएं होती हैं तो अन्य प्रकार की भी संस्थाएं होती हैं, जैसे धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, अनेक प्रकार के सामाजिक, अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं। तो इन सभी संस्थाओं का जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग का, जैसे एक आर्थिक संस्था है, वह आर्थिक संस्था यदि अपनी नीतियों या कार्यों के द्वारा देश की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती है तो उसका भी उस सीमा तक अध्ययन किया जाता है।
कि वह आर्थिक संस्था है या धार्मिक संस्था है, उसका हमको अध्ययन नहीं करना है क्योंकि हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी, ऐसा नहीं। पूरे देश में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ये समस्त संस्थाएं किसी न किसी रूप में राजनीतिक व्यवस्था को, शासन को, नीति निर्माण करते समय प्रभावित करती हैं, और जिस सीमा तक प्रभावित करती हैं, हमें भी उसका अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया तथा संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन इसमें सम्मिलित किया जाता है। मैक्रिवियस ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विश्वास। देखिए, भारत में राजनीति के प्रति आपकी धारणा क्या है? हम सामान्य रूप में हम पढ़ते लिखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी में समाचार देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया का हम उपयोग करते हैं। हमारे मन में एक सामान्य सी धारणा है राजनीति के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, यहां पर भ्रष्टाचार है, यहां पर कोई मूल्य और नैतिकता नाम की चीज नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार जो चुनाव में जीतना चाहता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, व्यय करता है, मतदाताओं को पैसा देकर के, सामान देकर के लुभाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सब राजनीतिक दल पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ये हमारा राजनीतिक विश्वास है। ये विश्वास अब राजनीतिक मूल्यों को देखेगा। यदि आप 1965 के पहले की राजनीतिक मूल्यों को देख लीजिएगा, आज के राजनीतिक मूल्यों से उसकी तुलना करिए, आपको क्या लगेगा कि वह जमाना था संसद में जब हमारे राजनेता बैठते थे तो एक गर्व की अनुभूति हुआ करती थी। संसद के संदर्भ में बता रहा हूं। संसद में संसद की जब बैठकें हुआ करती थी तो लगता था कि हां, एक गरिमामय सदन है। पहले भी हंगामे होते थे, पहले भी इस प्रकार से तू-तू में हुआ करती थी, लेकिन एक मर्यादा हुआ करती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे, तो उनके सामने भी सदन में हंगामे होते थे। लेकिन जब डॉक्टर राधाकृष्णन बोलने के लिए खड़े होते थे या जब उनका माइक ऑन होता था तो पूरे सदन में स्तब्धता छा जाती थी। इतना सम्मान सदस्यों के मन में चेयर के प्रति हुआ करता था। आज की स्थिति क्या है? तो इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है कि संस्थाओं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में विभिन्नता विद्यमान है। दुनिया के या किसी भी देश के विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो होती है, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों या गैर राजनीतिक संस्था हों, इनके बीच किसी न किसी प्रकार की, सरकारों के बीच अनेक प्रकार की समानताएं, असमानताएं विद्यमान होती हैं। तो ये समानताएं कौन कौन सी हैं, असमानताएं किस प्रकार से हैं, इनका सबका अध्ययन करना। जैसे विभिन्न प्रांतों की सरकारें जो है या विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं, इन राज्य सरकारों के क्रियाकलापों का, गतिविधियों का, कार्यों का, उनके निर्णयों का, उनकी नीतियों का, तमाम प्रकार की चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इन विभिन्नताओं में समान तत्व खोजने का क्रमबद्ध प्रयास, वैज्ञानिक प्रयास, तथ्यों के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास तुलनात्मक राजनीति है। तो ये दो परिभाषा हुई। इसमें मूल रूप में 3 शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। कौन कौन से ये 3 शब्द हैं? पहला है राजनीतिक क्रियाकलाप, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। राजनीतिक क्रियाकलाप क्या है? राजनीतिक क्रियाकलाप वे प्रयास जिससे विरोध की स्थिति का निर्माण होता है। राजनीतिक गतिविधि किसे कहेंगे? क्रियाकलाप किसे कहेंगे? वे प्रयास जिससे विरोध की स्थिति का निर्माण होता है। देखिए, राजनीति की उत्पत्ति कहां से होती है? जब समाज के एक से अधिक व्यक्ति किसी समस्या के बारे में मुखर हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान अपने ढंग से करने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक है अपने ढंग से यदि समाधान करने का प्रयास करेंगे, अपने हित में करेंगे, तो दूसरा पक्ष तो उसका विरोध करेगा। एक पक्ष ऐसा चाहेगा, दूसरा पक्ष वैसा चाहेगा। उदाहरण के लिए
मान लीजिए किसी गांव में पीने के पानी की कमी है, समाज का एक वर्ग कहता है कि नलकूप या बोर हमारे मोहल्ले में किया जाए, दूसरा पक्ष अपने मोहल्ले के बारे में कहेगा, विरोध की स्थिति का निर्माण होगा। तो व्यक्ति के ऐसे प्रयास जिससे विरोध की स्थिति का निर्माण होता है और समाधान इस ढंग से किया जाता है जिससे सत्ता के लिए संघर्षरत लोग अपने हितों की यथासंभव रक्षा कर सके। जो लोग संघर्ष में रत हैं उनके बीच ऐसा समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है ताकि सबके हितों की पूर्ति अच्छी तरह से हो सके। उसे राजनीतिक क्रियाकलाप कहते हैं। मतलब समस्याएं हमेशा हैं, एक समस्या का निराकरण हो गया, दूसरी समस्या फिर खड़ी हो जाएगी, उसका समाधान हुआ, फिर तीसरी हो जाएगी, तो समस्याएं हमेशा विद्यमान रहती है। तो इन समस्याओं का समाधान हर वर्ग अपने हित की दृष्टि से ढूंढने की कोशिश करता है, परिणाम स्वरूप विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे संघर्ष की स्थिति में, ऐसे विवाद की स्थिति में समाधान इस ढंग से ढूंढा जाता है ताकि यदि दोनों पक्ष एक बार में संतुष्ट न हो सकें तो फिर भी अभी एक को संतुष्ट कर दिया जाए, अगली बार दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो लोग संघर्ष में या जो लोग गतिविधियों में जुड़ते हैं उनके हितों की यथासंभव रक्षा की जा सके। जहां तक गृह युद्ध का प्रश्न है या आतंकवादी गतिविधियों का प्रश्न है, तो जहां कहीं भी गृह युद्ध होता है, गृह युद्ध मतलब एक देश के लोगों का आपस में युद्ध करना, तो जहां कहीं भी गृह युद्ध होता है वहां पर राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं होते। जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वहां पर राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं होते, क्योंकि वहां पर शक्ति का भौतिक प्रयोग किया जाता है, भौतिक शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जबकि राजनीति युद्ध विहीन संघर्ष है। संघर्ष तो है लेकिन युद्ध विहीन, इसमें युद्ध नहीं होते, संघर्ष होता है। संघर्ष और युद्ध में अंतर है। तो गृह युद्ध में, आतंकवाद में राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं होता। मूल्यों वहां पर आतंकवादी गतिविधियों के अंतर्गत या गृह युद्ध के समय अपनी इच्छा से मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस प्रकार से नीतियां बनाइए जो हमारे हित के लिए हो। नीतियां बनाने का अधिकार राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को है। तो सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना, ऐसी मांगे करना जिससे सरकार आपके हित के लिए ही मूल्यों का आवंटन कर सके। बाध्यकारी नीतियों का निर्माण, बाध्यकारी नीतियों का निर्माण करने का अधिकार एकमात्र सरकार को होता है। बाध्यकारी नीतियों का निर्माण करने का मतलब है कि सरकार जो भी नीति बनाती है उसको मानना, उसके अनुसार आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, अन्यथा उसके विरुद्ध दंडिक कार्यवाही की जाती है। इसे मूल्यों का आधिकारिक आवंटन के नाम से जाना जाता है। फिर वास्तविक संघर्ष क्यों होता है? मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के लिए। आधिकारिक आवंटन, क्योंकि आधिकारिक आवंटन करने का अधिकार केवल सरकार को होता है। तो इस प्रकार से इसलिए संघर्ष होता है क्योंकि हर पक्ष अपने हित में निर्णय चाहता है। दूसरा शब्द है राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए फाइनर कहता है कि राजनीतिक प्रक्रिया कार्य विधियों के उस समुच्चय को कहते हैं। कार्य विधियों के समुच्चय मतलब कि अनेक प्रकार के कार्य समाज में, राज्य में चलते रहते हैं, तो उनके समुच्चय को, मूल को, उसके गुच्छे को, जिससे राज्य के भीतर रहने वाले सरकारी या गैर सरकारी संगठन सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पूरे देश में अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। तो अनेक प्रकार की जो गतिविधियां चलती हैं, ये गतिविधियां भी सरकार को निर्णय लेते समय प्रभावित करती हैं। सरकार एकमात्र नीति निर्धारक संस्था है, तो उस सरकार को प्रभावित करने का प्रयास अनेक प्रकार की संस्थाएं करती हैं। इसमें राजनीतिक संस्थाएं भी होती हैं, गैर राजनीतिक संस्थाएं भी होती हैं। तो जो प्रभावित करने का प्रयास है उससे सरकार प्रभावित होकर के अपना निर्णय लेती है, नीतियों का निर्माण करती है, और यह सरकार द्वारा नीति निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं।
सरकार द्वारा नीति निर्माण में भाग लेना, निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेते समय निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, ये तमाम चीजें राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होती है। एक बात ध्यान रखिए, प्रक्रिया क्या है? एक निश्चित रास्ते से होते हुए कार्य को पूरा करना, उसको प्रक्रिया कहते हैं। प्रोसीजर मतलब ढंग, पद्धति या प्रोसेस क्या है? जैसे विधायी प्रक्रिया, कानून बनाने की पद्धति। विधायी प्रक्रिया का मतलब इसमें क्या होता है? संसद कानून बनाती है, संसद विधेयक पास करती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो हम तो यही पढ़ते हैं पुस्तक में कि हाँ, संसद को विधेयक पास करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन क्या संसद एकदम से कानून बना देती है? नहीं, उसका एक निश्चित प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? पहले विधेयक तैयार होगा, मंत्रिमंडल उसको स्वीकृति देगा, किसी सदन में, फिर संसद के किसी सदन में पेश होगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन स्तर, तृतीय वाचन होने के बाद सदन में वह विधेयक पास होगा, उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। दूसरा सदन में भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन स्तर, तृतीय वाचन और उसके बाद फिर अंतिम मतदान। इतना होने के बाद फिर वह विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। ये विधायी प्रक्रिया है। प्रक्रिया निश्चित कार्यविधि का पालन करना। इसी प्रकार से चुनाव प्रक्रिया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए नोटिस देना, नाम वापसी की तारीख, नामांकन पत्रों की छंटाई, अंतिम सूची तैयार करना, निश्चित तिथि को मतदान कराना, उसको सीलबंद करना, मतदान कराने के बाद उसकी फिर मतगणना करना, उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना। ये प्रक्रिया है। तो हर चीज में प्रक्रिया का पालन करना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। भले ही लक्ष्य पूरा ना हो, लेकिन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। तो ये राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब चीजें सम्मिलित होती है। फिर है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य किया जाता है। जैसे सत्ता, एक छोटा सा उदाहरण, क्लास में शिक्षक की सत्ता होती है। शिक्षक की सत्ता मतलब शिक्षक ने जिस विद्यार्थी से जो कहा वह विद्यार्थी उसको मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि शिक्षक की क्लास में सत्ता है। लेकिन यदि कोई दूसरा विद्यार्थी उस विद्यार्थी को कोई बात कहेगा, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो सत्ता वह केंद्र होता है जिसे यह आदेश देने का अधिकार होता है कि व्यक्ति ऐसा करे, ऐसा न करे। उसे राजनीतिक सत्ता कहते हैं। मतलब हमारे देश में 5 वर्ष के लिए जो सरकार चुनी जाती है, जिसे सत्ता सौंपी जाती है, उसे कानून बनाने का, देश का शासन चलाने का अधिकार होता है। मतलब उसके पास राजनीतिक सत्ता होती है। ये राजनीतिक सत्ता हुआ। तो पहले तो इस प्रकार से राजनीतिक सत्ता हुआ। इसमें अध्ययन क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? राजनीतिक वास्तविकता का अध्ययन करना, सिद्धांत और व्यवहार दोनों का। फिर निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करना। निर्णय निर्माण, सरकार जब कोई निर्णय, किसी विषय पर निर्णय लेती है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, वह किस प्रकार से निर्णय लेती है, उस निर्णय को किस प्रकार से लोग प्रभावित करते हैं, ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया। फिर अनुभविक अध्ययन मतलब वास्तविकता का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, तथ्यों के आधार पर अध्ययन। आदर्श अध्ययन नहीं, आदर्श का जमाना गया, अब तो वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक संविधान, तुलनात्मक संस्थाएं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। आजकल तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग किया जाता है। ये जो तुलना है, तुलना 3 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले यांत्रिक तुलना। यांत्रिक तुलना का मतलब ऐसी चीजों की तुलना करना जिसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे
आप एक देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तुलना एक कोटवार से कर सकते हैं, एक चौकीदार से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी तुलना का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसे यांत्रिक तुलना कहते हैं। दूसरी तुलना ऊर्ध्वात्मक, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना करिए, केंद्र में राष्ट्रपति है, प्रांतों में राज्यपाल है, इसकी तुलना करिए, केंद्र में संसद है, प्रांत में विधानमंडल है, इसकी तुलना करिए। इसको ऊर्ध्वाकार तुलना कहते हैं या ऊर्ध्व तुलना कहते हैं। और तीसरा है सामान्य तुलना। सामान्य तुलना में जैसे प्रांतों में सरकारें हैं, विभिन्न प्रांतीय सरकारों की तुलना करना कि कौन सी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और वह इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से कर रही है। मान लीजिए किसी प्रांत में कि दो प्रांतों में समान प्रकार की घटना घट जाती है, तो उन सरकारों का दृष्टिकोण, उन सरकारों का की कार्यवाही उस घटना के बारे में क्या होता है, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करना, ये सामान्य अध्ययन कहा जाता है। और इसके चरण कौन कौन से, तुलनात्मक अध्ययन में क्या क्या किया जाता है। इसका पहला चरण है इकाई का चयन करना, कि इकाई चयन मतलब हमको किस चीज का अध्ययन करना है, विषय तय करना। दूसरा है वर्गीकरण करना। उस वर्गीकरण करने से क्या होता है कि अध्ययन समुचित रूप में हो सकता है, उसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटना ताकि अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सके। तीसरा है परिकल्पनात्मक प्रस्थापना, उसके बारे में विचार करना कि ऐसा हो सकता है। परिकल्पना का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। मैं उस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बात करेगा या नहीं करेगा, और यदि मान लीजिए उसने बात किया तो हो सकता है मेरा काम कर देवे, हो सकता है न करे। अनेक प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होते हैं, इसको परिकल्पना कहते हैं। तो उसके बारे में परिकल्पनात्मक प्रस्थापना करना। फिर आगे जब जैसे जैसे आपका अध्ययन बढ़ता जाएगा, उन परिकल्पनाओं का परीक्षण होता जाएगा, और यदि परीक्षण हो रहा है, सही साबित हो रहा है आपकी बातें, आप उसको सम्मिलित करिए। यदि सही साबित नहीं हो रहा है, उसको अलग कर दीजिए, परिकल्पना को सुधार लीजिए। इसके बाद उस परिकल्पना का सत्यापन करिए कि हर परिस्थिति में वह सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके आधार पर फिर निष्कर्ष निकालिए, और निष्कर्ष निकालने के आधार पर आप सिद्धांतों का निर्माण करिए। तो तुलनात्मक राजनीति सिद्धांतों का निर्माण करती है। यह विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविकताओं का, व्यवहार का अध्ययन करके आपके सामने एक तुलनात्मक तथ्य प्रस्तुत करती है, ताकि आप अच्छी से अच्छी चीजों को प्राप्त कर सकें। यदि आप में कमी है, कमी को दूर कर सकें, अच्छाई है और ज्यादा अच्छा बना सकें, और उसकी दुर्बलताओं को दूर कर सकें। यह तुलनात्मक राजनीति की एक छोटी सी परिचय हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। आपको धन्यवाद।